इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। मान लीजिए क्या है आपका गोल्ड फॉइल का क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल में हम लोगों ने देखा था, मान लो अगर आपके पास ये गोल्ड फॉइल लटकी हुई है, ठीक है, और यहाँ से क्या जा रहा है, आपके अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, सबसे अल्फा पार्टिकल्स क्या है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएंगे तो हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे चले गए थे, कुछ एकदम सीधे चले गए थे, कुछ यहाँ से रिवर्ट बैक आ गए थे। क्लियर है वाली चीज। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल था कि अगर हम लोग यहीं पे इसको गोल्ड फॉइल ना माने, हम लोग ये माने कि यहाँ पे एक एटम है और एटम का क्या यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो और ये आ रहा है एक अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोल देते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था कि अगर एक पार्टिकल सीधे 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 आया तो मैक्सिमम वो कितने पास तक जाएगा, फिर वो इसके वापस आ जाएगा। ये चीज तो क्या थी, इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 बोला गया था। इम्पैक्ट पैरामीटर ये है कि अगर कोई पार्टिकल आ रहा है तो न्यूक्लियस के कितने पास है, मतलब ये वाले हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस चीज का ध्यान रखना। ये तो क्या सिंपल आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच की जो कम से कम डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल दिया था। लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, डी से डिनोट करते हुए मैं देख लूंगा, डी से डिनोट कर, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इम्पैक्ट पैरामीटर बोल दिया। बात समझ में आती है। इसको कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है और एक रिलेशन है, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो लिख लो इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी। इम्पैक्ट पैरामीटर किससे डिनोट करेंगे इसको, बी से, स्मॉल। ठीक है, लिखो impact parameter of an alpha particle, impact parameter of an alpha particle is defined as the perpendicular distance of the velocity vector, perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus, comma, when it is far away from the atom, full stop. It is denoted by small b. It is denoted by b small. ये डायग्राम बना देना। बी बॉल। लास्ट में जो लाइन लिखी है, व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, उसका सिंपल मतलब ये है, मैं बता देता हूँ।
हम भाई सारे डिस्टेंसेस सेंटर के हिसाब से नाप रहे हैं। सेंटर से ना क्योंकि आपका जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सब सेंटर पे एक्ट करता है, तो साइड डिस्टेंस सेंटर से मेजर की जाती है। देखो भैया एंड में इसमें पॉइंट लिखा व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कि यहाँ पे मेजर करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ तक आते थे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक आते आते तो अपना पाथ ऐसे पहले ही चेंज कर चुका होगा, तो यहाँ पे नहीं देखना इसकी डिस्टेंस कितनी है, थोड़ा दूर रहना और तब चेक करना कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल जैसे ही इसके पास आने लगता है वो क्या होगा अपना डिफ्लेक्शन शुरू कर देता है, तो यहाँ पे आप मेजर नहीं करोगे इस चीज को, आप एग्जैक्टली कहाँ मेजर करोगे, थोड़ा पीछे जहाँ पे उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन ना काम कर रहा हो, उसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल बी बोल रहे हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं इस चीज को। क्लियर वाली चीज समझ में आता है, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा दूर से मेजर किया, और इसी को जो तुम लोगों ने डायग्राम बनाया उसी लाइन को, मतलब यहीं पे था ना हमारा ये ऐसे था, इस लाइन को ऐसे थोड़ा आगे आगे कर देना, यहाँ पे एक एंगल बना देना, दिस इज थीटा एंगल है, थीटा थीटा। ठीक है, अब बताओ थीटा और बी में कैसा रिलेशन होगा, अगर बी कम होने लगेगा, ये चीज कम होने लगेगी तो थीटा बढ़ेगा या कम होगा, बताओ बढ़ जाएगा, तो यहीं पे हम लोगों ने देखा थीटा एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थीटा और बी क्या हो चुके हैं आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज जितनी पास आती रहेगी ये चीज उतने क्या होता रहेगा, ये ऐसे 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 क्या होता रहेगा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा, बात समझ में आती है। और इम्पैक्ट पैरामीटर और डिफ्लेक्शन एंगल के बीच में जो एक ग्राफ बनता है वो भी आपको कुछ इस टाइप से हो जाता है, ऐसा ग्राफ अभी हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था, एक ग्राफ वो किस चीज का था बताओ, नहीं वो था रदरफोर्ड का मॉडल में इस चीज का था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द एंगल, जितना जितना ज्यादा एंगल होता रहेगा, जितना ज्यादा एंगल होता रहेगा उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। चेक करो पीछे नहीं पता इसमें डायग्राम, रदरफोर्ड के मॉडल में था, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ ज्यादा होंगे, ज्यादा एंगल होगा तब या कम एंगल होगा तब, हाँ वो वाला जितना एंगल कम होगा हाँ। उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा ज्यादा होंगे। होंगे, और जितना एंगल बढ़ता रहेगा डिफ्लेक्शन का जितना होते रहेंगे। उतना एंगल क्या होता रहेगा, वो एंगल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, थीटा और बी में लिख देंगे इसको, थीटा और बी में आपको ये ग्राफ रहेगा, इधर हम लिख देंगे कौन डिपेंड कर रहा है आपका, थीटा डिपेंड्स ऑन बी, यहाँ पे बी लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा थीटा। तो फिर थीटा तो जो डिपेंड करता है वो y एक्सिस पे लिखते हैं, जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इधर, हाँ x एक्सिस, वो इसमें पूछ रहा था डिपेंड करता है। ठीक है, इसके जो नीचे डिपेंड करता है वो यहाँ जो डिपेंड करता है। हाँ वो y एक्सिस पे। जिस पे डिपेंड कर रहा है वो नीचे आता है, तो लिखना है इसके नीचे एक लाइन, इसमें एक लाइन लिख लो, it was observed that as the impact parameter decreases, the angle of deflection increases. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, when electrons revolve around the nucleus, when electron revolve around the nucleus,
ब्रैकेट में लिखना एक्सेलरेटेड मोशन, ब्रैकेट में लिखना एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा क्या करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम लोग क्या बोल देते हैं, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, according to Lorentz force, according to Lorentz, LORENTZ, according to Lorentz, an accelerated charged particle radiates energy continuously, and in this manner electron emits energy, hence the radius of revolving electron energy of the radius of क्या बोला मैंने, revolving electron should decreases and ultimately fall into the nucleus. This contradicts the stability of atom. Full stop. Second point. If the Rutherford's atom model is true, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बोहर्स का मॉडल शुरू हो जाएगा यहीं से। ठीक है, क्या बोला, इफ Rutherford's model is true, atom model is true, then electron can revolve in orbits of all possible radii and hence emit continuous energy spectrum full stop. But it was observed that the energy spectrum is not continuous. In fact, has some band. band. ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को पढ़ लो दो जल्दी से। हाँ बस 2 पॉइंट है, एक बार पढ़ो उसको फिर समझाता हूँ।
हाँ वैसा में फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल है, वही जो हम लोग बता चुके गिरने हैं, वाला। ठीक है, कि वो अगर कंटिन्यूसली घूमे जा रहा है तो उसमें से एनर्जी निकलेगी और एनर्जी निकलने का तो उसकी रेडियस कम होते होते वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें ये बोली गई है कि आपका कि अगर इसने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने ये बोला था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बराबर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। उसने कुछ भी ये नहीं बताया था कि इसकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है कि इसी ऑर्बिट में घूमेगा। उसने सिंपल बोला था सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम के बराबर में घूमते रहते हैं। कुछ ये नहीं बताया कि कितनी रेडियस होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर रेडियस होगी या कितनी भी रेडियस में वो घूम सकता है, ऐसा कुछ नहीं बताया था उसने। सिंपल बता दिया बस घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। और उस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हर रेडियस के हिसाब से जब हम लोग अब पढ़ेंगे, हर रेडियस की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। मतलब मान लो अगर आपकी 0.01 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी रेडियस कुछ, इसकी एनर्जी कुछ और होगी। 0.02 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी कुछ और होगी, 0.03 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी कुछ और होगी। तो हर रेडियस के पर्टिकुलर क्या होती है, एनर्जी होती है। तो अगर वो किसी भी रेडियस में घूम सकते हैं तो कोई भी एनर्जी हमें मिल सकती है, मतलब हम जो एनर्जी चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया गया कि एक बैंड होता है। मतलब हम लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं कि आपको सारी एनर्जी मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिलेगी, 1.01 भी मिलेगी, 1.02 भी मिलेगी, 1.03 भी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। एक गैप होता है कि 1 से लेकर 2 तक मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, फिर आपको 1 से लेकर 2 तक मिल रही है, फिर आपको 3 से लेकर 4 तक मिल रही है, इस टाइप से आपकी मिल रही है। गैप गैप में मिलती है, एक फिक्स्ड गैप में मिलती है। कि हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली एनर्जी मिले जा रही है, एनर्जी का एक गैप होता है, पर्टिकुलर बैंड होता है कि इतनी बैंड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इतने बैंड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये इशू आ रहा था, और ये इशू किसने जनरेट किया था, बोहर ने जनरेट किया था। बोहर ने बोला था इसमें जो एनर्जीज निकल रही है वो सारी एनर्जी नहीं मिल रही है आपको, कुछ कुछ एनर्जी मिल रही है, कुछ कुछ एनर्जी गायब है। डिस्क्रीट एनर्जी बोलते हैं उसको। कैसे बोलते हैं उसको, डिस्क्रीट एनर्जी बोलते हैं। जो डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम मिल रहा है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं है, इसके हिसाब से क्या कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम है। दो वर्ड है, एक तो कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस में तो एक ही सारे 1.1 मिलेगा, 1.01, 1.02, 1.03, कोई सा भी ले लो, हर एनर्जी मिलेगी। और डिस्क्रीट क्या होता है, एक फिक्स गैप का होता है कि 1 से लेकर 2 तक मिलेगी, फिर 3 से लेकर 4 तक मिलेगी, फिर 7 से लेकर 9 तक मिलेगी। कुछ कुछ ही एनर्जी है जो मिल रही है, बीच की एनर्जीज क्या रहती है, थोड़ी सी इसमें गायब भी रहती है, ठीक है। तो ये किसने बोला, ये बोहर ने बोला था। वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया तो इसके वजह से बोहर ने अपना मॉडल सजेस्ट किया। वो बोहर का मॉडल अब हम लोग देखेंगे, और यहीं पे आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके आपका शुरू हो जाएगा। सबने भैया अपने अपने मॉडल। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। क्लियर है वाली चीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही मेन है। आपको मालूम होगा कोई लाइमन सीरीज, बामन सीरीज वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसकी एनर्जी के ऊपर भी डेरिवेशन है और इसकी वेवलेंथ के ऊपर भी डेरिवेशन वो है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये वाला नहीं समझ में आया, देख ऐसा समझ ध्यान से। मैंने बोला कि अगर मान लो हर रेडियस की, अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अब रेडियस तो कुछ भी हो सकती है। मैंने बोला ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियस है। रेडियस इतनी भी हो सकती है, 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 कोई कितनी भी रेडियस हो सकती है। रेडियस के लिए थोड़ी ना कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मान लो 1 मिलीमीटर की भी हो सकते हैं, 1.01 मिलीमीटर, 1.1 मिलीमीटर, 1.7 मिलीमीटर, 1.8, कितनी भी रेडियस हो सकती है। मतलब मैं चाहूँ कि मैंने बोला कि आपको मुझे रेडियस खींचनी है, तो रेडियस ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर की खींच पाऊंगा। मैं चाहूँ तो 1 मिलीमीटर, एक यहाँ पे खींच लूँ, एक यहाँ पे खींच लूँ, एक यहाँ पे खींच लूँ, कितनी भी रेडियस की खींच सकता हूँ। और अगर किसी भी रेडियस की खींच सकता हूँ तो हर उस पे क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हर रेडियस की पर्टिकुलर क्या होती है, एनर्जी होती है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, लेकिन उनकी रेडियस क्या होगी उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने सिंपल बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, कितनी रेडियस में घूमते हैं, क्या होते हैं, उसने उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। और अगर कोई भी डिस्कशन उस पर नहीं हुआ है तो उसको ना इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस कुछ भी हो सकती है, और रेडियस कुछ भी हो सकती है तो उनकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको हर एक के ऊपर क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी हर एक के ऊपर। और उस एनर्जी का गैप क्या होगा, चुन्नी चुन्नी सा गैप भी गायब होगा। मतलब हमने बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल सकता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल सकता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल सकता है, सारे मिल सकते हैं। लेकिन उसने बोला, बोहर ने ये बोला कि ऐसा नहीं होता
बल्कि होता है कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। एक ये रेडियस होगी, फिर एक इतनी रेडियस होगी, फिर एक इतनी रेडियस होगी। तो इतनी रेडियस की तो एनर्जी मिलेगी, इतनी की भी मिलेगी, लेकिन इसके बीच की कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। मतलब ये एनर्जी मिलेगी, सही है, ये वाली एनर्जी मिलेगी। मैंने बोला इतनी रेडियस पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी रेडियस पे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी रेडियस पे 5.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है। तो इनके बीच बीच के तो गायब हो गए ना। 1.1 का सीधे में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, तो डिस्क्रीट मिल गया, बैंड्स में मिल रहा है हम लोगों को। ऐसे नहीं कि 1.1 मिलेगी तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 वो मिले, ऐसा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। जो एनर्जीज रेडिएट हो रही थी हाइड्रोजन से, स्पेक्ट्रम एनर्जी, जो स्पेक्ट्रम था वो क्या था आपका, कंटिन्यूअस नहीं था, एक डिस्क्रीट था, गैप गैप में था, बैंड के साथ था, ये चीज थी। आया सर में एक बार जल्दी से पॉइंट पढ़ना चाहो पढ़ रही वाला, एक बार फिर से पढ़ो। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट तो आता ही आप लोगों को। स्किन स्किन का पता चला, एक्सपेक्टेड डेट। चलो देखो, हाँ सर में आगे वाला पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सर में आगे वाला बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोलो फर्स्ट पॉइंट, in a hydrogen atom, बोहर के साथ भी एक यही प्रॉब्लम थी, उसने सारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे किया। उसने कोई बड़ा एटम नहीं लिया, उसने हाइड्रोजन एटम पे काम किया, क्योंकि हाइड्रोजन इस एटम पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में क्या करा, जंप करवा के देखा। फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, लेकिन अभी तक कोई और दूसरा बंदा आया नहीं। तुम कर लो तो अच्छा। यार ये भी हो सकती है, हमारी पढ़ाई भी है। हाँ इससे भी आगे कोई आगे। ये तो एक बात सुन, आगे वाला कौन? रदरफोर्ड भी तो पढ़े थे। तो फिर हमें आगे का बात पढ़ नहीं पाएंगे ना। हाँ कोई बात नहीं, लिखो। सच्चाई जान नहीं पाएंगे। आप कर लेते हो इन अ हाइड्रोजन एटम, गाली खाने का शौक नहीं है। The negatively charged electron revolve in a circular orbit around the heavy positively charged nucleus, full stop. The centripetal force required by the electron is provided by the attractive force of exerted between electron and the nucleus. Attractive force exerted between electron and the nucleus. Second point,
ये है इम्पोर्टेंट। सेकंड पॉइंट हाँ पसंद है दे दिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी तो फर्स्ट पॉइंट कुछ नहीं होता, सेकंड पॉइंट मेन होता है। हाँ, The electron can revolve around the nucleus. The electron revolve around the nucleus only in those orbits, only in those orbits in which the angular momentum of an electron, in which an angular momentum of an electron, angular momentum of an electron is the integral multiple of h upon 2 pi. h upon 2 pi. ठीक है, फुल स्टॉप। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम जानते हो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, mvr का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला बात करें तो मोमेंटम और 9th क्लास वाला है या 11th क्लास वाला, मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स, मोमेंटम क्या हो जाता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आती है, जाता है मोमेंटम। और इसको किससे डिनोट करते हैं? p से, स्मॉल p। इसके बाद जाता है एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल L से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका? m इंटू v इंटू r। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mvr। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है, सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा आपका? mv होगा। क्लियर है वाली चीज? तो ये बोला गया है कि देखो एक बात समझना ध्यान से, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो गोल 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 घूमे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मोमेंटम नहीं होगा, इसका कौन सा होगा? इसका होगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। इस समय इसके पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमता है तो उसके लीनियर पैरामीटर सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सर्कुलर पैरामीटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओमेगा में। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, थीटा बोल देता है इसको। एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन में। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉर्क में। इस तरह से हम लोगों ने बोला कि अगर ये बॉडी गोल 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 घूम रही है तो उसके लिए हम लोग वर्ड मोमेंटम यूज नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? इसका एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज करेंगे। यहां तक समझ में आता है? और एंगुलर मोमेंटम इन्होंने बोला कि आपको कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी, उसके एमवीआर की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा किसके बराबर होगी? NH upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर क्या होता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -3 होगा, -7 होगा, 9 होगा, 8 होगा, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे वैल्यू n की 1.25 नहीं आ सकती, 3/4 नहीं आ सकती, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी है, यहाँ पे आपकी कंप्लीट वैल्यू आनी है। तो एमवीआर की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? NH upon 2 pi। ये बोहर ने बोला था। बात समझ में आती है? क्लियर वाली जी? तो लिख लो दैट इज MVR, दैट इज MVR इज मतलब इक्वल्स टू NH upon 2 pi। तो इसमें हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? इसमें हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू ले सकते हैं, रेडियस की, वैसे रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आता है? MVR equals to NH upon 2 pi, where n is any integer value, where n is any integer value n is any integer value and denotes the number of shell, and denotes the number of shell। ठीक है, फुल स्टॉप। ये माइनस का क्यों है फिर? क्या चीज? माइनस वाली चीज अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है,
जो आपका वो होता है कि अगर नीचे वाली शेल से ऊपर वाली शेल में जाएगा, ऊपर वाली शेल से नीचे वाली शेल में, तब माइनस का यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे लिखना n is called as principal quantum number, principal PAL, principal quantum number, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दिया। क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा जाएगा तो सिंपल समझना आपको क्या बोला गया, n की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ये वाली चीज। थर्ड पॉइंट, the energy is radiated only when an electron jumps from higher to lower energy orbit and energy is absorbed when it jumps from lower to higher energy orbit, बोला है। याद होता सर में आगे कि नहीं? ठीक है, मतलब जो इससे पहले बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, उसमें से एनर्जी निकलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी तभी निकलेगी जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तब उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और दूसरी ऑर्बिट से नीचे, उल्टा बोल दिया, जब वो नीचे वाली ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तब उसमें से एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। जब हम उसको एनर्जी देंगे तभी तो ऊपर वाली एनर्जी शेल पे जा पाएगा, अगर ऊपर वाली शेल से नीचे वाली शेल पे आ रहा है तो उसके अंदर से क्या एनर्जी निकलेगी। बात समझ में आता है? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी डी ब्रॉगली पे जब आप जाओगे तो वहां पे उल्टा बोला गया है। नहीं, डी ब्रॉगली इसका हम करेंगे, डी ब्रॉगली अभी हमने वो उसमें क्या डुअल नेचर में, डी ब्रॉगली अब हम एटम्स में करेंगे, कोई बात नहीं पता है। हाँ, याद होता समझ में आते हैं। और ये एग्जाम में अभी ऑल इन वन के अंदर एक क्वेश्चन लिया है, एग्जैक्टली पूछा गया उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन, उसमें भी लिखा है हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, तो डी ब्रॉगली ने उल्टा बोला था और इसने उल्टा बोला था। हाँ, तो इसने बोला, तो उसने लोअर टू हायर बोला, उसने लोअर टू हायर बोला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में अभी वो वैसे करा दूंगा मैं क्वेश्चन वाला इस टाइप से कि जब डी ब्रॉगली की बात करते हैं तो उल्टा चलता है, और जब बोहर की बात चलता है तो उल्टा चलता है। बात समझ में आती है? तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें से एनर्जी नहीं निकलेगी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था एनर्जी नहीं निकलेगी, बल्कि जब वो जंप करेगा या जब वो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे आएगा तब उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पर निकल ही नहीं रही थी, देखा हमने, निकल नहीं। हाँ, एनर्जी निकल तो रही थी लेकिन वो तभी निकल पाई थी जब वो जंप हो रहा था, एक्साइटेशन हो रहा था। यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो। हाँ जी। तो वेव वाला कॉन्सेप्ट में कहा जाएगा क्या वेव निकलती है उसमें से, वेव निकलेगी, वो भी अभी बात करेंगे। डी ब्रॉगली का भी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वही बोलेगा कि मेरी वाली बात भी अभी सही है, जो तुम्हारी बात सही है तो मेरी बात भी सही है, लेकिन वो वेव जो निकलेगी वो वेव स्टेशनरी वेव्स होती है, वो वहीं उसी ऑर्बिट में और रहती है। पूरी आफत काट रही है डी ब्रॉगली। लिखो नेक्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट हेडिंग, बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। ब्रैकेट में भी देना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कल पे उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन लंबा बहुत है लेकिन इजी है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते करते आपके आंसर आ जाएंगे। नाश्ता करके आना। ठीक है, चलो अच्छा लगा आप लोगों को समझ में, टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।